हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत करती हूं। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ था फाइबर टू फैब्रिक यानी तंतु से वस्त्र तक, तो हम बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और समझेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। तंतुओं से वस्त्र तक की यात्रा के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों हम लोगों का क्लास 6 का कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर को क्या कहते हैं हिंदी में? हम तंतु कहते हैं। तंतु क्या है? धागे से भी छोटी संरचना। धागे जिन चीजों से धागा बनता है उनको हम तंतु कहते हैं। तो धागे से भी छोटी संरचना होती है तंतु, और उसके बाद उससे क्या करते हैं? वस्त्र बन जाता है यानी कि फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं अलग अलग बहुत तरीके के। तो अलग अलग फैब्रिक अलग अलग तंतुओं से बना हुआ होता है, आप सबको पता है। पिछले 1-2 सेशंस में मैंने आपको बताया था कि जब आप कभी किसी शॉप में जाते हैं तो वहां पे आपको अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर्स के कपड़े देखने को मिलते हैं, जो टच करने पर आप जब उसको छूते हैं तो छूने पर वो आपको अलग अलग फीलिंग देते हैं। अलग अलग आप उसको अपने हाथों से छू करके फील कर सकते हैं और आंखें बंद करके। एक एक्टिविटी आप करेंगे, बहुत मजा आएगा। अलग अलग तरीके के कपड़े रखिए और उसके बाद आंखें बंद करके टीम डिवाइड कर लीजिए और आंखें बंद करके आप छू करके फिर उसका नाम बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा कपड़ा कौन सा है, मतलब कौन सा फैब्रिक है ये, है ना। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी, अच्छा गेम बन सकता है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कपड़ा किस थ्रेड का और वो थ्रेड किस फाइबर का बना हुआ होगा, है ना। मैंने आपको बताया था, कैन यू टेल व्हाई योर जीन्स इज रफ एंड हार्ड व्हाइल द सिल्क साड़ी इज स्मूथ एंड सॉफ्ट। तो ये जो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं तंतु से वस्त्र की, तो तंतु से वस्त्र तक की हम लोगों को क्या करनी है? यात्रा तय करनी है। इसमें तंतु से वस्त्र तक की यात्रा तय करनी है। तो आपको धीरे धीरे ये सीखना होगा कि किस तरह से तंतु से जाके वस्त्र बन जाता है ना। आपकी सिल्क साड़ी स्मूथ क्यों होती है और आपका जीन्स जो आप पहनते हैं वो रफ क्यों होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो फाइबर्स होते हैं, जो तंतु होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो आपके पौधों से और जंतुओं से मिलने वाले फाइबर्स कैसे कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स, जिन्हें आप प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और प्राकृतिक तंतु कौन कौन से हो सकते हैं? कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। और दूसरे तरीके से देखें तो जो फैब्रिक आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो रॉ मटेरियल भी मैन मेड होगा यूजिंग केमिकल्स का यूज करके, आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। तो इस प्रकार के तंतु जो हैं वो आपके कृत्रिम तंतु या संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। और उनमें आपका कौन कौन सा आ सकता है? रेयॉन के आजकल बहुत कपड़े चल रहे हैं बच्चों, जो दिखने में बहुत सॉफ्ट होते हैं, छूने में भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वो प्योर सिंथेटिक कपड़ा होता है। एक्रिलिक और पॉलिस्टर, ये आपके एग्जाम्पल हैं कुछ कृत्रिम कपड़ों के, कुछ संश्लिष्ट कपड़ों के, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स आपको कहां कहां से मिल सकता है? नेचुरल फाइबर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। जो आपका नेचुरल फाइबर है वो आगे 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक तो आपका होता है बच्चों जो पौधों से मिलने वाला फाइबर होता है, वो आपका फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। और जो आपके एनिमल्स से मिलते हैं, दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। तो इतना क्लियर समझ में आ गया सभी बच्चों को कि जो वस्त्र हैं वो 2 तरीके के तंतुओं से बन सकते हैं। पहले तरीके का तंतु है आपका प्राकृतिक तंतु और दूसरा है आपका संश्लिष्ट या सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम तंतु, ठीक है। अब ये जो नेचुरल फाइबर है आपका प्राकृतिक तंतु है, ये 2 प्रकार का आपको मिल सकता है। एक तो होता है आपका एनिमल फाइबर, जिसके तंतुओं को किसी जंतु की हेल्प से प्राप्त किया जाता है, और दूसरा होता है आपका प्लांट फाइबर, जिसमें किसी पौधे की हेल्प से उसका फाइबर पाया जाता है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ द
former, while silk and wool are examples of the latter. ठीक है, तो फाइबर्स इस फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। फाइबर जो है दो तरीके का होता है, एक तो होता है आपका नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक फाइबर, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एनिमल फाइबर जो किसी जंतु से प्राप्त होता है, और दूसरे प्रकार का फाइबर आपका होता है प्लांट फाइबर या पादप तंतु जो किसी पौधे से प्राप्त हो सकता है। हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो भी फाइबर हमें सजीव जगत से मिल रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड से मिल रहे हैं, वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं, प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो भी तंतु कपड़ा बनाने के लिए हमें प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। जो तंतु हमें प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो आपको प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों से मिल सकते हैं या प्रकृति में पाए जाने वाले जंतुओं से, दोनों प्रकार से मिल सकते हैं। फाइबर्स सच एज कॉटन एंड जूट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट ये दोनों प्रकार के जो फाइबर हैं ये आपको किससे मिलते हैं? पौधों से। अभी कॉटन और जूट के बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि वूल और सिल्क आर एनिमल ओरिजिन। जो वूल है यानी कि जो ऊन होता है, और सिल्क का जो धागा बनता है, तो सिल्क से जितने भी कपड़े बनते हैं वो कैसे होते हैं? एनिमल ओरिजिन होता है। उसको बनाया धागे के रूप में, देखिए हर कपड़ा बनाया मनुष्य के द्वारा जाता है, लेकिन उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है इस पे डिपेंड करता है कि वो जो कपड़ा है वो प्राकृतिक कहा जाएगा या वो सिंथेटिक कहा जाएगा। तो वूल जो है बच्चों वो प्राइमरीली प्राथमिक तौर पे किससे मिल सकता है? आपको शीप से मिल सकता है या गोट से मिल सकता है। ये आपको याक नाम का एक जानवर होता है उसके भी बालों से मिल सकता है। ऊंट से भी आपको मिल सकता है और खरगोश रैबिट से भी आपको मिल सकता है। सिल्क जो होता है बच्चों वो आपको सिल्क वर्म, ये आपका ये डायग्राम में आपको सिल्क वर्म दिखाई पड़ रहा है, तो सिल्क वर्म का जो सिल्क वर्म जिसमें रहता है कोकून, उसके कोकून जो है, कोकून इन्हीं रेशम के धागों से रेशम, ये कह सकते हैं कि जो सिल्क वर्म है ये रेशम को निकालता रहता है और उसी से कोकून फिर बनता है, और कोकून को फिर बॉयल करते हैं पानी में, उसके बाद फिर धागे निकाले जाते हैं। तो सिल्क वर्म्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मालबरी ट्रीज पे ही पाए जाते हैं। और अब रेशम विभाग है तो रेशम कीट का पालन किया जाता है, किससे? रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है बच्चों कपास यानी कि कॉटन, ठीक है। ये है आपका रेशम के तंतु और ये है आपका रेशम का कीड़ा जिसे आप सिल्क वर्म भी कह सकते हैं। Since a very long time, natural fibers have been used by humans to make fabrics. जो ये प्राकृतिक तंतु हैं इनके बहुत लंबे समय से इनका यूज किया जा रहा है कपड़े बनाने के लिए। देखिए सिंथेटिक कपड़े बहुत बाद में बने हैं। अगर आप बहुत पीछे ना जाएं, 100 साल पीछे जाएं, तो हमारी आजादी के टाइम पे हमारे भारत देश में किसी प्रकार का कोई सिंथेटिक फाइबर नहीं पाया जाता था और सिंथेटिक फैब्रिक भी नहीं बनता था। लोग कॉटन के तंतुओं से ही धागा बनाया जाता था और उसके बाद उसी से कपड़े बनते थे और वही लोग पहनते थे दैनिक जीवन में अपने। आप महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के पास एक चरखा था और वो खुद का बनाया हुआ कपड़ा ही पहनते थे, ठीक है। Synthetic fibers came into the picture about a century ago. वही 100 साल पहले सिंथेटिक फाइबर्स आए हैं पिक्चर में और उसके पहले वो नहीं थे, लेकिन ये भी इंडिया में उसके बहुत बाद आए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के डेवलप होने के बाद। सिंथेटिक फाइबर्स की हम बात करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स क्या? वो जो मैन मेड फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। मैन मेड फैब्रिक
इज डिफरेंट थिंग। जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला कपड़ा है वो दोनों प्रकार के तंतुओं से बन सकता है, प्राकृतिक तंतु से भी और सिंथेटिक तंतु से भी। लेकिन जो तंतु मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में प्रकृति से कोई चीज ना ली गई हो, नेचर से कोई चीज ना ली गई हो, तो वो नेचुरल नहीं होगी, उसमें केमिकल्स का यूज होगा। तो वो मैन मेड फाइबर्स, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए तंतु जो होते हैं वो आपके कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। दे आर मेड बाय कैरिंग आउट रिएक्शंस, अलग अलग तरीके की बहुत सारी रिएक्शंस करानी पड़ती हैं वेरियस केमिकल्स के बीच में, अलग अलग रसायनों के बीच में। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट इजीली अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर पे बहुत जल्दी से असर नहीं डाल पाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बच्चों, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, और किसके मुकाबले? प्राकृतिक कपड़ों के मुकाबले, प्राकृतिक तंतुओं से बने हुए कपड़ों के मुकाबले ये जो कपड़े होते हैं ये स्ट्रेंथ, मतलब अगर सिंथेटिक धागा है तो वो आपके हाथ से इजीली नहीं टूटेगा, और अगर कपास से बना हुआ धागा है यानी कॉटन का, प्योर कॉटन का धागा है, तो वो हाथ से इजीली टूट जाएगा। जैसे रुई है तो रुई को अलग अलग करना बहुत इजी है। तो सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं क्या? इन द ओल्डन टाइम, पुराने समय में, वॉरियर्स यूज्ड टू वेयर आर्मर्स। आपने मूवीज में देखा होगा जो योद्धा होते हैं, योद्धा अपने शरीर पे आगे की तरफ आर्मर्स पहनते हैं। वॉरियर्स यानी योद्धा जो हैं, यूज्ड टू वेयर आर्मर्स। आर्मर्स किसे कहते हैं? जो उनके सीने वाले पार्ट को बचाता है। दैट वेयर नॉट मेड अप ऑफ फैब्रिक, वो फैब्रिक के बने हुए नहीं होते थे। द आर्मर्स वर मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स जॉइंड बाय थिन मेटल वायर्स। दो आर्मर्स होते थे जिसको सुरक्षा के लिए पहना जाता था, तो वो किसके बने हुए होते थे? मेटल के बने हुए होते थे। मेटल यानी कि किसी धातु के, वो लोहा भी हो सकता था उस समय पे, लोहा, सोना, चांदी यही चलता था, तो उसी में से किसी धातु के मिलकर के बने हुए होते थे आर्मर्स, जो सुरक्षा के लिए पहने जाते थे। मेटल्स वर यूज्ड बिकॉज द पर्पस ऑफ द आर्मर्स वाज टू प्रोटेक्ट द वॉरियर्स फ्रॉम वेपन्स सच एज स्वॉर्ड्स एंड एरोज। अब ये बचा लेते थे दुश्मनों से, ये बचा पाते थे योद्धाओं को। क्यों? क्योंकि उस समय पे जब इस तरीके के कपड़े पहने जाते थे तब गोली और बारूद तो था नहीं, तब तलवारों से और तीर से लड़ाई होती थी। तो तीर और तलवार को, ये जो मेटल से बने हुए आर्मर्स थे, इससे योद्धाओं की सुरक्षा हो पाती थी। तो ये आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो आर्मर्स थे वो मेटल के बनते थे और उसके ही धागों के द्वारा ये बुने जाते थे कपड़े के रूप में। ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन एंड जूट फाइबर्स, जूट फाइबर्स और कॉटन फाइबर्स को किस तरह से पाते हैं, किस तरह से उसको हम निकाल पाते हैं, धागे के रूप में कैसे बनाते हैं, उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। वी नो, हम सभी जानते हैं, दैट फैब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर्स, कि कपड़ा जो है वो तंतुओं से प्राप्त होता है। जो कपड़ा है, फैब्रिक है, वो आपका तंतुओं से प्राप्त होता है। जो वस्त्र बनते हैं वो तंतुओं से बनते हैं। ऑल्सो फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैंने अभी आपको बताया, नेचुरल एंड सिंथेटिक, यानी कि प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स, कॉटन और जूट जो हैं वो नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो ये प्लांट फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन? कॉटन और जूट, जो कि नेचुरल भी हैं लेकिन आपको मिलते हैं किससे? प्लांट्स से, पौधों से मिलते हैं। Here we will discuss how these two fibers are obtained and how they are processed to make fabrics. अब हम आगे चर्चा करेंगे कि ये जो दोनों फाइबर्स हैं आपके कॉटन और जूट, ये किस तरह से हमें मिलते हैं और उसके बाद किस तरह से प्रोसेस किए जाते हैं ताकि उससे कपड़ा बनाया जा सके। पहले हम बात करेंगे कॉटन के बारे में।
कॉटन यानी कि रुई के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो रुई का यूज कहाँ कहाँ होता है? कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर, बहुत सॉफ्ट फाइबर होता है, यानी बहुत मुलायम होता है, मुलायम तंतु होता है। दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। पहले इस सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सभी बच्चों ने अपने घरों में रुई देखी है, रुई सभी बच्चों ने देखी होगी। अब रुई का यूज कहाँ कहाँ होता है? देखिए, जो आप अपने सर के नीचे तकिया लगाते हैं, पिलो, पिलो के अंदर भी रुई भरी हुई होती है। बेटा आजकल जो पिलो के अंदर, आज के अंदर जो पिलो के अंदर भर के आ रहा है, वो आपका नेचुरल रुई नहीं होती है, वो नेचुरल नहीं होती है, वो होती है आर्टिफिशियल। लेकिन थोड़े समय पहले जब इस तरीके के आजकल गद्दे और रजाइयां ये सारे सिंथेटिक फाइबर से बनने लगे हैं, लेकिन जब हम छोटे थे, जब हम आपके इतने छोटे थे, उस समय पे ये सिंथेटिक फाइबर्स चलन में नहीं आए थे। तब रजाई हमेशा बहुत कैसी होती थी? भारी हुआ करती थी, बहुत हैवी होती थी, और वो प्राकृतिक तंतु यानी कि रुई भर करके ही रजाई बनाई जाती थी। आजकल रजाई क्या होती है? गर्म तो ज्यादा होती है लेकिन बहुत हल्की होती है, लाइट वेट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिंथेटिक फाइबर भरा जाता है। तो हम पहले प्राकृतिक तंतु के बारे में बात करेंगे कि हमको कॉटन प्लांट से क्या मिलता है? रुई मिलती है, ठीक। कॉटन हमें कहां से मिलता है? रुई का पौधा होता है। कॉटन प्लांट यानी कपास का पौधा, उसको हम क्या कहते हैं? कपास का पौधा, कपास का प्लांट कहते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं? इट इज वाइडली कल्टीवेटेड इन द एंटायर वर्ल्ड। सारे विश्व में उसको क्या किया जाता है? उसको कृषि की जाती है, उसकी खेती की जाती है। जो आपका रुई पाने के लिए, प्राकृतिक रुई पाने के लिए क्या करते हैं? इस पौधे की खेती की जाती है, जिससे क्या होता है? आपको प्राकृतिक रुई मिलती है। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए प्राकृतिक रुई को पाने के लिए? द कंडीशंस दैट आर बेस्ट फॉर इट्स कल्टीवेशन आर ब्लैक सॉइल। उसकी क्या होनी चाहिए? उस जगह की मिट्टी काली मिट्टी होनी चाहिए। और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? जलवायु कैसी होनी चाहिए? थोड़ी गर्म जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। इन इंडिया कॉटन इज प्राइमरीली कल्टीवेटेड। कौन कौन से राज्यों में? हमारे भारत देश के कौन कौन से राज्य में कॉटन का उत्पादन होता है, यानी कि कपास के पौधों की खेती होती है? वो है आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ है? गर्म प्रदेश है। गुजरात, जहां वहां पे भी बहुत ज्यादा ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे पर है। फिर आपका कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कपास की खेती की जाती है, ठीक है। तो अच्छा, कहाँ कहाँ यूज होती है? देखो, जब आप तेल के लैंपों में, जो अब जैसे दिवाली का त्योहार आता है तो दिए के अंदर जो बाती लगाई जाती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? रुई की। भगवान के सामने जो दीपक जलाते हैं उसमें जो जलता है वो बाती किस चीज की बनती है बच्चों? रुई की बनती है। गद्दों के अंदर क्या भरा जाता है? रुई भरा जाता है। रजाइयों और तकियों के अंदर भी क्या भरा जाता है? रुई भरा जाता है। कभी रुई को अपने हाथ में लेकर के खींच खींच के अलग करने की कोशिश करेंगे तो आपको रुई बहुत इजीली अलग अलग कर पाएंगे उसको, और बहुत छोटे छोटे तंतुओं में आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो जो ये कपास होती है यही उन छोटे छोटे तंतुओं से बनी हुई होती है। और इसको कहाँ उगाया जाता है? इसको खेतों में उगाया जाता है। कपास के पौधे कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ पे की मिट्टी काली होती है, वहां की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो गर्म जलवायु होती है। गर्म जलवायु इन द सेंस वहां पे क्लाइमेट जो होगा, वहां पे ठंडक के मौसम में भी वातावरण कैसा रहता होगा? गर्म रहता होगा। थोड़ा कम होता होगा टेम्परेचर, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा ठंडक नहीं पड़ती होगी, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि जहां पे रजाई की जरूरत नहीं है वहीं पे रुई का उत्पादन होता होगा, ठीक है। महाराष्ट्र में, मुंबई में लोग रजाई नहीं ओढ़ते हैं, लेकिन वहां पे रुई का उत्पादन होता है, वहां पे कपास की खेती होती है, ठीक है। तो हमारे देश में कपास की खेती की जाती है, ठीक है। कुछ राज्य हैं, जैसे आपकी बुक में भी पूछ रहा है, क्या आप कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की खेती की जाती है, कपास की कृषि की जाती है? वो कुछ राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारे देश में कपास की खेती की जाती है। ठीक है, तो कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। जो कॉटन है, कपास है, वो किससे मिलता है? वो कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है। जो कपास का पौधा होता है, उसका जो फल होता है, उससे क्या मिलता है? हमें कपास मिलता है। आगे हम इसके बारे में और अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे कि बच्चों कपास आपको कैसे मिलता है और उससे रुई कैसे बनाई जाती है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जाना कि योद्धा जो कपड़े पहनते थे अपनी सुरक्षा के लिए, वो किसी भी प्रकार के फाइबर से नहीं बनते थे। उनको बनाने के लिए मेटल का यूज किया जाता था और उसके साथ तारों के साथ जोड़ करके वो कपड़े तैयार किए जाते थे। आज हमने कपास के बारे में जाना। प्राकृतिक फाइबर कपास आपको किस तरह से मिलता है, उसकी खेती के लिए उचित अनुकूल वातावरण और जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए, उस बारे में आपने जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे कि कपास की जो होती है उससे रुई तंतु से आपके कपड़े किस तरह से बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।